तो शुरू करते हैं पेपर आज का। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है और ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है आप लोगों का, शैक्षिक प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आंसर आप लोगों को देना है और जल्दी से आंसर दें प्लीज। पोस्ट कार्य एक शैक्षिक प्रशासन का सूत्र है, किसके द्वारा दिया गया है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, ख्याल, गुलिक, मैक्स वेबर और वुडरो विल्सन। तो आशुतोष जी ने पहला बताया है गुलिक, और बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया है, और इसका आंसर गुलिक है। ये गुलिक, लूथर गुलिक ने ये सूत्र दिया था। और ये सूत्र आपको ये भी बता दूं कि जो ख्याल का शैक्षिक प्रशासन से रिलेटेड जो सिद्धांत था, तो उस सिद्धांत का ये विश्लेषण करके गुलिक ने ये सिद्धांत दिया था। और इस सूत्र में 8 अक्षर हैं, और ये 8 अक्षर जो हैं 7 अक्षर, 8 अक्षर में से 7 अक्षर जो हैं एक स्टेप बताते हैं, निर्देशन बताते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक पी जो है, पी स्टैंड फॉर प्लान। सबसे पहले योजना बनाना, यानी कि योजना बनाना ये पहला स्टेप है जो गुलिक ने बताया है। दूसरा है ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन। और तीसरा एस है, स्टॉकिंग है, एस फॉर स्टॉकिंग। इसका मतलब होता है स्टाफ की नियुक्ति करना। और डी फॉर डायरेक्शन अर्थात निर्देशन देना, डी फॉर डायरेक्शन ये निर्देशन के लिए स्टैंड करता है। ओ का और सी कोऑर्डिनेटिंग होता है, सी का मतलब कोऑर्डिनेशन होता है। और अब साउंड ठीक आ रहा है मीनाक्षी जी, प्लीज रिप्लाई। और जो सी होता है एक कोऑर्डिनेशन होता है, सी का मतलब, और ओ का कोई मतलब नहीं है। और आर जो स्टैंड फॉर ए रिपोर्टिंग होता है, प्रतिवेदन लिखना होता है। और जो अंतिम अक्षर है बी, ए बजटिंग होता है। और बजटिंग का मतलब होता है बजट तैयार करना, वित्त से रिलेटेड होता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, और इसका बी होगा, लूथर गुलिक का ये सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनतंत्रात्मक मानव संबंधों की शर्त नहीं है? और कंसेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, अपने सहयोगियों के निजी व्यक्तित्व को समझना। ऑप्शन बी, सभी की पूर्ण संभवतः भागीदारी प्राप्त करना। ऑप्शन सी, नीतियों एवं प्रक्रियाओं का सहयोग से विकास करना। और ऑप्शन डी है स्वविकास एवं सहकर्मियों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कम करना। तो 4 विकल्प हैं, और चारों विकल्प में से एक विकल्प आपको चुनना है। और कंसेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी शैक्षिक प्रशासन से रिलेटेड है। तो मीनाक्षी जी ने 2D बताया है, और हाँ, प्रदीप जी ने भी डी बताया है, और बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर इसका डी होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। स्वविकास एवं सहकर्मियों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कम करना नहीं है, अपितु इनके लिए प्रयास बढ़ाना है। तो 3 जो हमारे ऑप्शन थे, अपने सहयोगियों के निजी व्यक्तित्व को समझना बिल्कुल जरूरी होता है जब हम प्रशासन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सभी की पूर्ण संभवतः भागीदारी प्राप्त करना सेकेंड इंपॉर्टेंट फेज है। और थर्ड, नीतियों एवं प्रक्रियाओं का सहयोग से विकास करना, ये भी प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसका डी होगा, और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये फैक्चुअल है क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर देना है। क्रिएटिव एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। थर्ड के MP फॉलेट होगा, गिलबर्ट, मेयो और लूथर गुलिक। तो हो सकता है क्वेश्चन आपका नोट्स में ना हो जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो फिर भी आंसर देने का प्रयास करें आप लोग इसका। राजेंद्र जी, धीरेन्द्र मिश्रा जी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्रिएटिव एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक हैं।
हाँ बिल्कुल राइट है, थर्ड ए है मीनाक्षी जी। और एमपी फॉलेट की ये पुस्तक है जो इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में लिखी थी, बिल्कुल राइट आंसर है, तो थर्ड ए हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेनरी फ्योल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में कौन शामिल नहीं है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन हल करना है, पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। और ये फ्याल ने 5 स्टेप बताए थे प्रशासन के, उनमें से एक देखना है कि प्रशासन के कार्यों में कौन शामिल नहीं है। पहला है प्लान, योजना बनाना, दूसरा है संप्रेषण संप्रेषण और तीसरा है निर्देशन और चौथा है समन्वय करना। तो हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया है 4V, संप्रेषण नहीं है, बिल्कुल सही बताया आप सभी लोगों ने। इसका आंसर बी है, संप्रेषण नहीं है। बाकी तीनों ये बताए हुए स्टेप हैं जो फ्याल ने अपने मैनेजमेंट सिद्धांत में बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य उत्तम छात्रों को उत्तम शिक्षकों से समुचित शिक्षा हेतु योग्य बनाना है। यह कथन किसका है। अब हमारे पास 4 विकल्प हैं और ये क्वेश्चन भी मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताया है, लिखाया है। मोर्ट एवं रॉस, ऑप्शन बी लूथर गुलिक, ऑप्शन सी ग्राम बेलफोर और ऑप्शन डी है जीवी सीयर्स। और हाँ बिल्कुल मिश्रा जी ने राइट आंसर बताया है, सभी लोगों ने राइट आंसर बताया है। 5 का ये सी है। ये स्टेटमेंट जो है वो ग्राम बेलफोर का है और ग्राम बेलफोर ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी समझ पर आधारित क्वेश्चन है और पूरा क्वेश्चन आपको हल करना है। कथन, इसमें 2 कथन दिए हुए हैं और उन दोनों कथनों की जांच करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन जो है वो गलत है या सही नहीं है। मिनिस्टर का अर्थ है सेवा कार्य या कोई कार्य जिससे दूसरों की भलाई हो। प्रशासन से तात्पर्य भौतिक व मानवीय तत्वों जो संस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान हैं। 2 कथन है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। विकल्प ए केवल ए, विकल्प बी ए और 2, विकल्प सी केवल 2 और विकल्प डी है ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। तो मीनाक्षी जी ने 6B बताया है और राइट आंसर है आपका 6B होगा। क्यों होगा, क्योंकि मिनिस्टर को अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से लिया गया है और मिनिस्टर शब्द का अर्थ होता है सेवा करना या दूसरों का मदद करना या दूसरों की भलाई के लिए कोई कार्य करना। तो ये कथन ये सही है। दूसरा, प्रशासन से तात्पर्य भौतिक और मानवीय जो संसाधन होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना होता है। तो ये विकल्प, इसके दोनों कथन ठीक हैं, इसलिए इसका विकल्प बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अभी गाइडेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये टॉपिक भी मैं आपको करा चुका हूं। समूह परामर्श के उद्देश्य हैं, ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, ऑप्शन बी संवेगों का प्रकटन, ऑप्शन सी आत्मविश्वास का विकास और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 4 विकल्प हैं और एक सही विकल्प इनमें से आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 7 समूह परामर्श के उद्देश्य हैं और धीरेन्द्र मिश्रा जी, सभी लोगों ने डी आंसर बताया है। लता जी ने डी, दीपमाला जी ने डी और बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि समूह परामर्श के जो उद्देश्य होते हैं जब उनको देखते हैं, स्टडी करते हैं तो समझ में आता है कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। किसी भी प्रकार का परामर्श हो, चाहे इंडिविजुअल स्तर पर किया गया परामर्श हो, चाहे सामूहिक स्तर पर किया गया परामर्श हो, क्योंकि परामर्श का उद्देश्य इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तियों की समस्या के लिए तैयार करना है कि वो उन समस्याओं का खुद चुनौतियों का सामना करे और अपनी समस्याओं का समाधान करे। तो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करना है, संवेगों का प्रकटन है और आत्मविश्वास का विकास करना, यानी कि ये तीनों कथन ठीक है, तो विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि विद्यार्थी को परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु
ऑप्शन बी भावी समस्याओं से सुरक्षा हेतु, ऑप्शन सी योग्यता अनुसार अधिकतम लाभ हेतु, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर प्लीज। हर्ष जी, राजेंद्र जी एट डी, और धीरेन्द्र मिश्रा जी एट डी, दीपमाला जी एट डी। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया है, और इसका डी होगा, क्योंकि परामर्श की आवश्यकता इसीलिए होती है कि बालक जो है वो अपनी वर्तमान समस्याओं का समाधान खुद करे, भविष्य में आने वाले संकटों से कैसे उसे बचाव करना है उनसे बचे, और अपनी जितनी उसकी एलिजिबिलिटी है, एबिलिटी है, अपनी एबिलिटी के अनुसार मैक्सिमम लाभों को प्राप्त करे, इसीलिए परामर्श दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 है सामूहिक परामर्श की प्रक्रिया के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही प्रक्रिया पर आधारित एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और जिसमें स्तर होते हैं परामर्श के, तो वो स्तरों को आपको सही लाइन में लगाना है कि पहले कौन सा स्तर होगा। तो इसमें पहले दिया है समूह का निर्माण, फिर है संक्रमण स्थिति, फिर है समूह की आत्मसातता, यहाँ पे की कर लो, समूह की आत्मसातता, फिर चौथा है कार्य स्तर, और पांचवा है समापन। अब कूट को ध्यान में रखकर आंसर देना है। पहला कूट है कि 1 3 2 4 5, कूट वी है 2 3 4 1 5, कूट सी है 1 2 4 3 5, और कूट डी है 1 4 2 3 5। और इसके जो स्टेप हैं परामर्श करने के प्रक्रिया के वो भी सामूहिक के भी ध्यान में रखना है। तो 9 का जो होगा, देखिए, हाँ, ये आंसर आप लोग 9 का सी बता रहे हैं, 9 का सी नहीं होगा। चलिए मैं इस पर बताता हूँ, थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समूह का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हमारा A1 आएगा, और जब हम किसी समूह का निर्माण कर लेते हैं तो फिर, हाँ, धीरेन्द्र मिश्रा जी ने ए बताया है, इसका राइट आंसर ए होगा। समूह का निर्माण कर लेने के बाद फिर हम समूह के सदस्यों के बीच में तालमेल बिठाते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं। तो फिर हमारा आएगा समूह की आत्मसातता यानी 3। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कहां पर परामर्श देने, यानी कि समस्या क्या है, तो यानी संक्रमण की स्थिति, तो 2 आ जाएगा। और फिर 2 आने के बाद फिर हमें क्या करना है, कार्य करना है, कार्य स्तर यानी कि एग्जीक्यूशन करना है। फिर हमारा आ जाएगा नंबर 4, और 4 आने के बाद आफ्टर सबसे लास्ट का जो स्टेप होता है वो समापन होता है, तो हमारा हो जाएगा समापन। तो इसका विकल्प अगर हम देखते हैं 1 3 2 4 5, तो इस तरीके से 1 3 2 4 5 आपका आंसर ए सही होगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है स्टेप, और ये याद करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 उपबोधन के लक्ष्य। और उपबोधन को मैं एक बार फिर से डिफाइन कर दूं आप लोगों के लिए। उपबोधन और परामर्श दोनों का एक ही मतलब होता है। अंग्रेजी जब हम पेपर देने जाएंगे तो अंग्रेजी वर्जन को ध्यान में रखेंगे, काउंसलिंग कहते हैं। तो काउंसलिंग उपबोधन के लक्ष्य हैं, नंबर 1 सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि, ऑप्शन बी समस्या समाधान, ऑप्शन सी निर्णय के लिए उपबोधन, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और बहुत रैपिडली आप लोगों ने आंसर बताया है, इसका मतलब कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया शैक्षिक परामर्श और मार्गदर्शन का। तो इसका आंसर डी होगा। और उपबोधन इसीलिए किया जाता है ताकि हम मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकें, समस्या का समाधान कर सकें स्वयं। और उपबोधन को भी ध्यान में रखना है कि जो उपबोधक होता है, काउंसलर होता है, वो सामने वाले जिसका जो उपबोध्य होता है, जिसका हम परामर्श करते हैं, उसके लिए वो ऐसी मदद देते हैं, ऐसी उसको हेल्प पहुंचाते हैं कि वो उस मदद या हेल्प को पाकर स्वयं अपनी समस्याओं का सामना कर सके और स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान खोज सके। यही उपबोधन का उद्देश्य होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, और आज 40 क्वेश्चन है आपकी सीरीज में, टेस्ट सीरीज में, तो थोड़ा लेंदी हो रहा है पेपर आज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और ये भी कंसेप्ट पर आधारित है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मार्गदर्शन शिक्षा का अतिरिक्त दायित्व है, ऑप्शन बी। सभी अध्यापक मार्गदर्शक नहीं होते हैं,
सभी अध्यापक मार्गदर्शक नहीं होते हैं। प्रधानाचार्य निर्देशन कर्मिक नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, अच्छे मानव संबंध मार्गदर्शन की पहली शर्त है। 4 क्वेश्चन है, 4 विकल्प है क्वेश्चन के, और कंसेप्ट पर आधारित है। मार्गदर्शन का जिसने कंसेप्ट समझा है वो इसको बहुत इजीली हल कर देगा। और हाँ, राजेंद्र गिरी जी ने बताया, बिल्कुल राइट आंसर है 11 का डी। अब क्यों होगा इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें से कथन सत्य चुनना था। मार्गदर्शन शिक्षा का अतिरिक्त दायित्व है? नहीं, मार्गदर्शन शिक्षा में शिक्षक को आना चाहिए, मार्गदर्शन करना आना चाहिए, यानी शिक्षा का एक अंग है मार्गदर्शन। तो ये इसलिए गलत हो जाता है। ऑप्शन बी था, सभी अध्यापक मार्गदर्शक नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है। सारे अध्यापक मार्गदर्शक होते हैं और वो अपने स्तर से छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। ऑप्शन सी था कि प्रधानाध्यापक निर्देशन कर्मिक नहीं होता है, प्रधानाध्यापक मार्गदर्शक होता है, वो तो शिक्षकों का भी मार्गदर्शन करता है। तो ये विकल्प भी सी गलत हो जाता है। अच्छे मानव संबंध मार्गदर्शन की पहली शर्त होते हैं, क्योंकि हाँ, कौन से क्वेश्चन में मीनाक्षी जी? 11 ए, देखो हाँ 11 का पूछ रहे हैं ना आप। देखिए सत्य प्रश्न देखना था 11 का ही, ए और डी। मार्गदर्शन शिक्षा का हाँ अतिरिक्त दायित्व है, अतिरिक्त दायित्व है। तो मार्गदर्शन शिक्षा का अतिरिक्त दायित्व नहीं है, जो शिक्षा प्रक्रिया है उसमें मार्गदर्शन शामिल होता है। हमें एक शिक्षक से एक्सपेक्टेशन करनी होती है कि वो छात्रों का अपने स्तर पर मार्गदर्शन कर सके। जिस स्तर का शिक्षक होता है उसी स्तर के शिक्षकों छात्रों का मार्गदर्शन करने की अपेक्षा शिक्षक से की जाती है। इसलिए अलग से मार्गदर्शन नहीं होता है, अपितु शिक्षा की प्रक्रिया में मार्गदर्शन शामिल होता है। और आप पूछ रहे थे डी में, तो अच्छे मानव संबंध मार्गदर्शन की पहली शर्त होते हैं। जब तक हम जिसका हम मार्गदर्शन करने जा रहे हैं, जिसको हम निर्देश देंगे, सहायता देंगे, यदि उस व्यक्ति से हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे तो हम उनका ठीक प्रकार से मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामूहिक स्तर पर हो, एक दूसरे के प्रति आस्था विश्वास होना जरूरी होता है, क्योंकि हम उसी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेते हैं जिस व्यक्ति पर हमें ट्रस्ट होता है कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है हमारी समस्याओं का समाधान भी करेगा और हमारी व्यक्तिगत निजता का सम्मान भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और एक क्वेश्चन भी समझ पर आधारित है। कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत अधिक विषय ऐच्छिक होते हैं। और दूसरा कथन है, जिस पाठ्यक्रम में अनुभव को विशेष महत्व दिया जाता है उसे अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 4 विकल्प हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3, विकल्प 3, 1 और 2, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में गलती हुई है। इनमें से कोई नहीं होगा विकल्प में, इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अब आप आंसर दीजिए इसका प्लीज। और 12 का बिल्कुल राइट बताया आप लोगों ने, थर्ड होगा। और क्यों होगा 12 का थर्ड? कोर पाठ्यक्रम जो होता है वो कई विषय इसमें शामिल होते हैं और ये बहुविषयकता पर आधारित होता है। दूसरा, ये कथन इसलिए ठीक होता है। दूसरा, जिस पाठ्यक्रम में अनुभव को विशेष महत्व दिया जाता है उसे हम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। तो इसका विकल्प थर्ड सही होगा, क्योंकि इसके पहला और दूसरा दोनों विकल्प ठीक हैं। दूसरा, कोर पाठ्यक्रम में छात्रों की सामाजिक उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। उनको ऐसे विषय, सामान्य विषयों के साथ ऐसे विशेष विषय उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे वो अपना व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर विकल्प समझ पर आधारित क्वेश्चन है, कंसेप्ट पर है। हमारे देश में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम प्रचलित है। कथन 2, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक होता है।
कथन थर्ड, ए पाठ्यक्रम बालकों को रटने की प्रवृत्ति का विकास करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प है हमारे पास, कथन केवल एक सही है, विकल्प 2 केवल कथन 2 सही है, विकल्प थर्ड 1 और 2 और विकल्प 4 ये सभी कथन ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है और ये विषय केंद्रित। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया है। 13-4 होगा। धीरेन्द्र मिश्रा जी, दीपमाला जी, सभी लोगों ने, मीनाक्षी जी, आशुतोष जी, राजेंद्र गिरी जी, सभी लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है। इसका डी होगा। और विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है, हमारे देश में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम प्रचलित है, पुस्तक आधारित। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक होता है क्योंकि ये निगमन सूत्रों पर आधारित होता है। इसमें बच्चे का चिंतन और सृजन शक्तियों का विकास नहीं होता है। ये पाठ्यक्रम बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास करता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं इसके, इसलिए विकल्प 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी समूह से है, परामर्श से रिलेटेड क्वेश्चन है। समूह परामर्श प्रत्यय का विकास किसने किया है? फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। और पहला है जैकब मोरोनो द्वारा, विकल्प फ्राइड द्वारा, विकल्प सी बेवर द्वारा और विकल्प डी रोजर्स द्वारा। और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको लिखाया है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर बताया है धीरेन्द्र मिश्रा जी ने। 14A जैकब मोरोनो ने समूह परामर्श प्रत्यय का निर्माण किया है। और बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने। हाँ राजेंद्र गिरी जी का भी राइट आंसर है 14A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नैदानिक परामर्श शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? विकल्प 4 हैं। पहला है एच.पी. पेपेस्को, विकल्प बी जैकब मोरोनो, ऑप्शन सी लेजारस और ऑप्शन डी है फ्राइड। 4 विकल्प हैं और ये भी फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन है। और बिल्कुल राइट आंसर सभी लोगों ने बताया है 15A। एच.पी. पेपेस्को ने नैदानिक परामर्श शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है, परामर्श का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए रोजर्स द्वारा, ऑप्शन बी जैकब मोरोनो द्वारा, ऑप्शन सी फ्राइड द्वारा और ऑप्शन डी युंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, और ये भी मैंने आप लोगों को साथ डिस्कस किया था, फ्राइड का सिद्धांत। हाँ बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने, 16C है। क्योंकि जहां पर मनोविश्लेषण शब्द आए तो फ्राइड हमें ध्यान रखना है, क्योंकि फ्राइड जो है मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये समझ पर आधारित, कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। मूल्यांकन पाठ्यक्रम निर्माण का अंतिम सोपान है। कथन दूसरा देखते हैं, मूल्यांकन एक गुणात्मक प्रक्रिया है। कथन नंबर 3, मूल्यांकन के अंतर्गत मापन एवं परीक्षणों का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। और 4 विकल्प हैं, कथन केवल 1 सही है, कथन केवल 3 सही है, कथन 1 और 2 सही है और ऑप्शन डी है ये तीनों कथन ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर है और इसका आंसर प्लीज। हाँ बिल्कुल राइट आंसर बताया है राजेंद्र जी ने, धीरेन्द्र जी ने। बिल्कुल 17C होगा। और क्यों होगा इसकी पृष्ठभूमि भी जान लेते हैं। मूल्यांकन हाँ बिल्कुल राइट बताया आपने भी। मूल्यांकन पाठ्यक्रम निर्माण का अंतिम सोपान होता है, ये बिल्कुल राइट बात है। दूसरा, मूल्यांकन एक गुणात्मक प्रक्रिया है, क्वालिटेटिव मूल्यांकन होता है। मापन जो होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। तीसरा कथन था, ये गलत कथन था। क्यों था? कि मूल्यांकन के अंतर्गत मापन एवं परीक्षणों का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। मूल्यांकन हम तभी कर पाएंगे जब पहले हम उसका मापन कर लेंगे और परीक्षणों के द्वारा गुण दोष विवेचन कर लेंगे। मूल्यांकन के लिए मापन और
परीक्षणों का प्रयोग करना अनिवार्य अंग है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कथन 1 और 2 राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कोठारी आयोग की सिफारिश है, आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, पूरे देश में एक समान शिक्षा संरचना लागू हो। ऑप्शन बी, सामान्य शिक्षा वाले 10 वर्षों में कार्य अनुभव पर बल देना। ऑप्शन सी, 10th+2 के 50% छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ना। और कूट हैं 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2, तीनों सही है, और विकल्प डी है इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर दीजिए। और शायद सभी लोगों को नहीं बताया था मैंने कोठारी आयोग, जो लोग बाद में जुड़े हमसे लाइव क्लास में। तो कोठारी आयोग की सिफारिशें हैं और देखते हैं। देखिए, कोठारी आयोग ने पूरे देश में समान शिक्षा संरचना की बात कही थी, तो विकल्प जो कथन पहला है वो तो बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। कोठारी आयोग में ये भी सिफारिश की गई थी कि आने वाले 10 वर्षों में कार्य अनुभव पर बल देना, और ये कार्य अनुभव जो थे व्यवसायिक शिक्षा से रिलेटेड थे, तो ये बात भी कही गई। 10th+2 के 50% छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ना, और ये सिफारिश भी कोठारी आयोग में की गई थी। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा वो दीपमाला जी ने बिल्कुल राइट बताया है कि इसमें होगा हमारा सी, क्योंकि इसमें कथन 1, 2, 3 तीनों सिफारिशें जो हैं वो कोठारी आयोग में की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में शिक्षा प्रबंध के साधनों में हैं। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। ऑप्शन बी, राज्य सरकार। ऑप्शन सी, स्थानीय सरकार। और ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर दें। और एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं आप लोगों को कि जो सेकंड पेपर है, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर आपके सिलेक्शन का आधार है, इसलिए क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंट हैं, और फैक्ट पर, कंसेप्ट पर, समझ पर, तीनों स्तर पर मापन होता है छात्र का। और बिल्कुल राजेंद्र जी ने सही बताया है, 19D होगा। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, 19D होगा, क्योंकि भारत में विकेंद्रीकरण है, और विकेंद्रीकरण होने के कारण शिक्षा के दायित्व तो राज्य सरकारों के पास भी हैं, केंद्र सरकार के पास भी हैं, और शिक्षा की व्यवस्था करना स्थानीय सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। तो इसमें विकल्प राइट डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षा के पुनर्निर्माण में प्रशासनिक क्षेत्र का विशेष महत्व होता है, ये कथन किसका है? 4 विकल्प है हमारे पास। माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी हंटर आयोग, ऑप्शन सी सर्जेंट आयोग, ऑप्शन डी यूजीसी। और ये क्वेश्चन फैक्ट पर आधारित है, याद रखना है हमें ये परिभाषाएं। शिक्षा के पुनर्निर्माण में प्रशासनिक क्षेत्र का विशेष महत्व होता है, ये कथन किस आयोग ने कहा है? 4 विकल्प हैं। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर बताया है मीनाक्षी पंत जी ने, राजेंद्र जी ने, लता जी ने, और बिल्कुल राइट आंसर है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये कोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा प्रशासन की समस्याएं हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत व्यवहारिक प्रश्न है ये। शिक्षा प्रशासन की समस्याएं हैं। ऑप्शन ए उदासीनता, ऑप्शन बी अपव्ययता, ऑप्शन सी असंतुलन, और ऑप्शन डी ये सभी। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने दिए हैं, लता जी, मीनाक्षी जी, दीपमाला जी, हर्ष जी, धीरेन्द्र मिश्रा जी, राजेंद्र जी, आशुतोष जी। बिल्कुल राइट आंसर है 21D होगा। जब हम व्यवहारिक स्तर पर देखते हैं तो तीनों समस्याएं देखी गई हैं प्रशासन से रिलेटेड। उदासीनता भी है अधिकारियों में, और अधिकारियों के अतिरिक्त और स्तर पर भी उदासीनता देखी जाती है। अपव्ययता भी है, अपव्यय हो रहा है संसाधनों का, असंतुलन भी है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं शिक्षा प्रशासन की समस्याएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल स्तर पर व्यवसाय से जुड़ी संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए पॉलिटेक्निक संस्थाएं, ऑप्शन बी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी। आंसर प्लीज। 20C। हाँ, धीरेन्द्र मिश्रा जी ने, सभी लोगों ने, लता जी ने, सभी लोगों ने 22C बताया है। बिल्कुल राइट आंसर है। पॉलिटेक्निक संस्थाएं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ये सभी व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित संस्थान हैं जो छात्र में स्किल डेवलपमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 शैक्षिक प्रशासन से रिलेटेड है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता है। ऑप्शन ए मानवीय संबंधों का विकास, ऑप्शन बी प्रयासों का एकीकरण, और ऑप्शन सी शिक्षा को सेवा मानना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। 23 का डी होगा। शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता मानवीय संबंधों का विकास करने में है, प्रयासों का एकीकरण करना है, क्योंकि सभी प्रयास करेंगे तभी हम शिक्षा या संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे, और साथ ही साथ शिक्षा को हमें सेवा ही मानना है, व्यवसाय नहीं मानना है। तो उपरोक्त सभी, तो विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासन स्टाफ वॉच टाइम स्टडी का संबंध है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशासन स्टाफ वॉच टाइम स्टडी का संबंध है। ऑप्शन ए है टेलर, ऑप्शन बी गिलब्रेथ, ऑप्शन सी बेवर, और ऑप्शन डी फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 24 प्लीज आंसर। और ये मैंने पढ़ाया भी है, आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, जो प्रशासन से संबंधित सिद्धांत है। हाँ बिल्कुल, दीपमाला जी ने राइट बताया। 24A टेलर, टेलर का ये सिद्धांत है, और टेलर का जो है वो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत टेलर ने दिया है, और टेलर जो है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक बोला जाता है, जनक कहा जाता है। और जो स्टॉप वॉच टाइम का मतलब होता है, कंसेप्ट का जो मतलब है उसको भी समझ लेते हैं। स्टॉप वॉच टाइम स्टडी, टेलर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा था कि हमें मजदूर या कर्मी अथवा कर्मचारी की निगरानी करना है काम करते हुए, और ये देखना है कि वो कितने समय में काम कर लेता है। तो इस कंसेप्ट को जो है हम प्रशासन के क्षेत्र में स्टाफ वॉच टाइम स्टडी के नाम से समझते हैं। और स्टाफ वॉच टाइम स्टडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका मतलब होता है कि एक कर्मचारी किसी काम को कितने समय में गुणवत्तापूर्ण तरीके से कर लेता है, उसकी इस बात की निगरानी करना टाइम स्टाफ वॉच टाइम स्टडी कहलाता है। बिल्कुल राइट आंसर बताया था आपने। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जहाज में कप्तान का होता है। ये फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन है, कोट है किसी शिक्षा शास्त्री की। 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए प्रोफेसर रायबर्न, ऑप्शन बी डेविड एल, ऑप्शन सी हैम्पटन, और ऑप्शन डी ड्यूक। 4 विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। आंसर प्लीज। और हाँ, दीपमाला जी ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है। एक्सीलेंट जवाब आपका। लता जी ने भी राइट बताया है, हर्ष जी ने भी राइट बताया है। ए प्रोफेसर रायबर्न का कथन है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना जहाज में कप्तान का होता है। और ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रधानाध्यापक की परीक्षा देने जा रहे हैं आप, और प्रधानाध्यापक के महत्व को इस क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए एक बार फिर से क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। पहला विकल्प है 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2016। और बहुत फास्ट तरीके से आप लोगों ने 26 को रिप्लाई किया है, और बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपने। 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन जम्मू कश्मीर
को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया। और एक और बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि अधिनियम जो धार्मिक शिक्षा संस्थान हैं, उन धार्मिक शिक्षा संस्थानों में ये अधिनियम लागू नहीं किया गया था। ये सरकार की मंशा थी कि ये धार्मिक संस्थानों को छोड़कर भारत के जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, उन सभी शिक्षा संस्थानों में अधिनियम लागू किया जाएगा। तो एक कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी शिक्षा पाठ्यक्रम किन विषयों पर जोर देता है? वर्गहीन समाज की कल्पना करता है मार्क्स, और चीन, रूस, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में मार्क्सवादी पाठ्यक्रम शिक्षा का चल रहा है। और इसका आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 27। काफी हिंट दिए हैं मैंने। रूस हुआ, चाइना हुआ, दक्षिण कोरिया हुआ, इन देशों में साम्यवाद है, और जहां पर साम्यवाद है वहां पर मार्क्स का पाठ्यक्रम चालू है। और आंसर प्लीज, आंसर फास्ट। बिल्कुल सही आंसर बताया है मीनाक्षी पंत जी ने। 27 का बी होगा। जहां पर मार्क्सवाद है वो भौतिक विज्ञान की स्टडी को महत्व देते हैं, विज्ञान का बढ़ावा देते हैं, और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देते हैं, तथा वर्गहीन समाज की वो परिकल्पना करते हैं। इसलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा भौतिक विज्ञान का, और ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप से संस्थाओं में ये लक्षण दिखाई देता है। जब पॉलिटिकल्स का इंटरफियर बढ़ जाता है शैक्षिक संस्थानों में, तो क्या प्रभाव पड़ते हैं? विकल्प ए राजनीतिक चेतना, विकल्प बी लोकतांत्रिक भावना, विकल्प सी नेतृत्व क्षमता का विकास, और विकल्प डी है अनुशासनहीनता। व्यवहारिक क्वेश्चन है, और इसका आंसर देना है आपको 28 का। मीनाक्षी पंत जी ने डी बताया है, लता जी ने डी बताया है, धीरेन्द्र मिश्रा जी ने डी बताया है, आशुतोष जी ने डी बताया, सभी लोगों ने राइट आंसर बताया है। जब राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है तो विद्यालयों में अनुशासनहीनता की समस्या जन्म लेती है। ये साइड इफेक्ट हैं विद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा को निम्नांकित से संबद्ध करने का सुझाव दिया। विकल्प 4 हैं हमारे पास। ऑप्शन ए प्राचीन संस्कृति से, ऑप्शन बी उत्पादकता से, ऑप्शन सी आधुनिकीकरण से, ऑप्शन डी बी और सी। आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 29, और राइट आंसर बताया मीनाक्षी पंत जी ने, बिल्कुल सही आंसर है 29 का डी होगा। बी और सी, उत्पादकता और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए ताकि राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, तकनीकी का विकास हो, और छात्रों को का व्यवसायिक जीवन उन्नति की ओर अग्रसर हो। क्वेश्चन नंबर 30 पर बात करते हैं। आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषता आधुनिकतम वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान के साथ अनुकूलन। आधुनिकीकरण की उपरोक्त परिभाषा किस आयोग ने दी है? 4 विकल्प हैं। कोठारी आयोग, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, और ऑप्शन डी राधाकृष्णन आयोग। 30 का आंसर प्लीज। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और फैक्ट पर आधारित है, कोई बात नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके टेस्ट पेपर में शामिल किए हैं कि हो सकता है वो क्वेश्चन मैंने आपको नोट ना कराए हों, बट ये टेस्ट सीरीज का उद्देश्य यही होता है कि मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चन बता दूं। बिल्कुल राइट आंसर बताया आप लोगों ने, 30A का है, और ये डेफिनेशन कोठारी आयोग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार इड, ईगो, सुपर ईगो के मध्य सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है? और एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी रिसेंटली पढ़ाया भी था। तो 4 विकल्प हैं। गेट्स, ऑप्शन बी फ्राइड, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी एडलर। 4 विकल्प हैं, और 31 का बी बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया। 31 का बी आंसर है, और फ्राइड मनोविश्लेषणवाद का जनक है। और फ्राइड ने कहा था कि जब व्यक्ति के व्यक्तित्व के 3 मूल घटक होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, जब उनमें तादात्मीकरण नहीं हो पाता है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, ईगो दोनों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति मानसिक द्वंद्व से ग्रसित हो जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया है फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी भूलें, दुर्घटनाएं और त्रुटियां अचानक नहीं होती हैं,
किंतु वे हमारे अचेतन का प्रकाशन होते हैं। 4 विकल्प हैं। एडलर ने कहा है ऐसा, काल्सनिक ने कहा है ऐसा, ऑप्शन सी फ्राइड ने कहा है ऐसा, और ऑप्शन डी जुंग ने कहा है ऐसा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया है। हाँ बिल्कुल, 32 का राइट आंसर आप लोगों ने बताया है सी, फ्राइड का है। फ्राइड का है ये सिद्धांत। फ्राइड ने कहा है कि हमारा जो व्यवहार होता है वो चेतन मन की अपेक्षा अचेतन मन से संचालित होता है, और अचेतन मन में हमारी तमाम दिन प्रतिदिन की अनेक करोड़ों दमित इच्छाएं वास करती हैं, और जिनकी वजह से हमारे जो व्यवहार होते हैं वो परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान बताता है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय, ऑप्शन बी मानसिक रोगों को दूर करने के उपाय, ऑप्शन सी मानसिक रोगों की रोकथाम के उपाय, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 33 और ये टॉपिक भी मैंने आपको कराया है मेंटल हेल्थ का, और काफी डीपली ये टॉपिक मैंने कराया था आप लोगों को। और आंसर प्लीज 33। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने, 33 डी होगा। सभी लोगों ने बताया राइट आंसर, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य जो का विज्ञान का जो उद्देश्य है वो 3 स्तर पर होता है, हमें ध्यान में रखना है। पहला होता है मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना, प्रिवेंटिव होता है। फिर मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाए तो उपचारात्मक होता है, उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए। और फिर तीसरा होता है रोकथाम, मानसिक रोगों की रोकथाम करने के उपाय निर्धारित करना। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तनाव को कम करने का कौन सा प्रत्यक्ष ढंग है? ये भी मैंने आपको बताया है। ऑप्शन ए प्रक्षेपण, ऑप्शन बी औचित्य स्थापन, ऑप्शन सी आत्मीकरण, ऑप्शन डी व्याख्या एवं निर्णय। क्वेश्चन नंबर 34, आंसर प्लीज। स्क्रीन पर जो लोग मुझे दिख रहे हैं, मीनाक्षी जी, राजेंद्र जी, आशुतोष जी, हर्ष जी। मीनाक्षी जी ने बताया है 34 ए। प्रत्यक्ष ढंग आपको बताना है, और हिंट दे दूं मैं आपको, यानी कि प्रत्यक्ष विधियां, 2 विधियां मैंने बताई थी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसलिए आप लोग एक बार फिर से देखें, कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है ये। चलिए अब मैं बताता हूं इसका राइट आंसर। देखो, जो प्रत्यक्ष विधियां होती हैं वो व्याख्या और निर्णय होती हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष विधियां जो हमने आपको बताई थी उनमें प्रक्षेपण, ये मनोरचनाएं थी जो मैंने बताई थी, प्रोजेक्ट कर देना, औचित्य स्थापन करना और आत्मीकरण करना, ये सब मनोरचनाएं हैं, ये अप्रत्यक्ष विधियां हैं मनोविज्ञान में मानसिक तनाव को कम करने की। और व्याख्यान एवं निर्णय लेना, स्वयं से बात करना, स्वयं का साक्षात्कार करना, ये जो है प्रत्यक्ष विधियों में इनको गिना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, व्याख्या और निर्णय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा तथा व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं किस लिए आवश्यक हैं? कंसेप्ट पर आधारित है, और निर्देशन यानी समूह परामर्श से रिलेटेड क्वेश्चन है। माता पिता को बालक के विषय में जानकारी मिल सके, ऑप्शन बी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न परीक्षणों से उसकी रुचियों और क्षमताओं का ज्ञान हो सके, ऑप्शन सी बालक व व्यक्ति को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किए जाएं जिससे वह अपनी रुचि और क्षमता की स्वयं खोज कर सकें, और ऑप्शन डी व्यक्ति के व्यवसाय व शिक्षा के बारे में निर्णय लिया जा सके। और बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है, प्रत्यय पर आधारित क्वेश्चन है, अवधारणात्मक क्वेश्चन है। और आंसर प्लीज इसका, क्वेश्चन नंबर 35। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया 35 का सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जो परामर्श होता है उसका उद्देश्य होता है व्यक्ति विशेष को स्वयं ऐसी मदद देना ताकि वो खुद अपना समाधान कर सके, अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। सिर्फ रास्ता दिखाना होता है, किसी के काम करना नहीं होता है परामर्श का मतलब। तो इसका राइट आंसर सी होगा, बिल्कुल सही है। हमें ऐसी अवसर प्रदान करना है जिससे वह अपनी रुचि और क्षमता की स्वयं खोज कर सके और स्वयं अपने जीवन की तैयारी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 36, किसका कथन है कि संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर है? ये संस्थागत नियोजन मैंने पढ़ाया था, उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी मिलेट, ऑप्शन डी बुड, ऑप्शन डी रायबर्न। क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पर है, आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 36, हाँ बिल्कुल राइट बताया है दीपमाला जी ने, 36 का ए होगा। राजेंद्र जी ने भी राइट आंसर बताया है। फ्रैंकलिन का ए स्टेटमेंट है कि संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, 37, किस कमीशन के सुझाव पर यूजीसी की स्थापना की गई? 4 विकल्प हैं हमारे पास, और पहला विकल्प है राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी मोदालियर आयोग और ऑप्शन डी सैडलर आयोग। 4 कमीशन है, और किस कमीशन ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की संस्तुति की थी? और आस्तु जी राइट आंसर नहीं है आपका, हर्ष जी ने राइट आंसर बताया है राधाकृष्णन आयोग, बिल्कुल राइट आंसर है। राधाकृष्णन आयोग ने यूजीसी की स्थापना के लिए संस्तुति की थी। हालांकि स्वतंत्रता से पहले भी भारत में यूजीसी था, लेकिन वो उस समय आयोग नहीं था, एक समिति थी। उस समिति को दोबारा से उसका पुनर्गठन करने की संस्तुति राधाकृष्णन आयोग में की गई थी, और 1956 में भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा यूजीसी प्रकाश में आया, अस्तित्व में आया, एक स्वायत्त निकाय के रूप में, और जो भारत सरकार का एक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, किसने कहा कि विद्यालय की प्रसिद्धि और समाज में उसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानाध्यापक का अपने छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा सामान्य जनता पर कैसा प्रभाव पड़ता है? 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए मुदालियर आयोग, ऑप्शन बी राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन सी कोठारी आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए मैं बताता हूं क्योंकि फैक्ट पर आधारित है, कोट है। किसने कहा कि विद्यालय की प्रसिद्धि और समाज में उसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानाध्यापक का अपने छात्र, अध्यापक और अभिभावकों के साथ कैसा प्रभाव है? तो 38 का डी और सी आंसर नहीं है, ये कहा था मुदालियर आयोग ने, तो इसका राइट आंसर है मुदालियर आयोग। मीनाक्षी जी ने राइट बताया, 38 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन फैक्चुअल है जिसे याद रखना है आपको। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान कहाँ है? 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता और भोपाल। फैक्ट पर आधारित है, और आप लोग अगर पक्के से पता हो तभी, हाँ बिल्कुल हर्ष जी ने राइट बताया है, नई दिल्ली में है। और ये याद रखना है क्योंकि ये शैक्षिक योजना और प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यही आपके कंटेंट में है, शैक्षिक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, एक विद्यालय नीति सफल होगी यदि सभी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो। ऑप्शन बी, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की जाए, ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि की जाए, और ऑप्शन डी है, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं। और ये बहुत व्यवहारिक और कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, और ये पेडागॉजिकल क्वेश्चन भी है, और ये आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आशुतोष जी ने बताया है 40 डी, हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया है, 40 डी होगा। मीनाक्षी जी ने भी बताया होगा, और क्यों होगा, क्योंकि ऊपर 3 बातें ये भी ठीक हैं, प्रारंभिक शिक्षा विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण हो, ये भी बात ठीक है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की जाए, ये भी सही बात है, और लागू की है भारत सरकार ने, अब तो राइट टू एजुकेशन बन गया है। प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन के लिए वृद्धि की जाए, 3 ए आ गए आपके, ठीक है। चौथा है, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किया जाए। देखो एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें चारों विकल्प ठीक होते हैं, जैसे सी सेट आप लोगों ने किसी ने दिया हो तो उसमें मार्किंग थोड़ी थोड़ी कर दी जाती है, जितना सही जवाब होगा उतना नंबर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, ये भी एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है वो चौथा विकल्प है कि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर
प्रदान किए जाएं। कोठारी आयोग में शैक्षिक अवसरों की समानता की बात कही गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी शैक्षिक अवसरों की समानता की बात की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना है कि चारों विकल्पों में सबसे पावरफुल दमखम वाला विकल्प कौन सा होता है।